क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स की समरी। हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पोएट्स एंड पैनकेक्स की एक समरी देखेंगे और आसान शब्दों में इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं अशोका मित्रन। बेसिकली वो जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे और वो वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को हमें शेयर कर रहे हैं और जो टाइटल में वो हमें कहते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो यही दो मेन टॉपिक्स हैं जिसके बारे में वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। जेमिनी स्टूडियोज में जो पोएट्स यानी कि जो राइटर्स काम करते थे उनके बारे में, और वहां पर जो पैनकेक्स यानी कि जो मेकअप का मटेरियल यूज होता था उसके बारे में। तो चलिए इसकी समरी देखते हैं। इन दिस लेसन अशोका मित्रन टॉक्स अबाउट जेमिनी स्टूडियोज एंड ऑल दैट ही हेल्प्स इन कीपिंग इट इन स्पॉटलाइट. He starts by making a mention about Pancakes, the famous makeup brand which Gemini Studios ordered in truck loads. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे, तो पहले तो वो हमें ये बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज किन किन चीज़ों के लिए फेमस था। टू बी इन द स्पॉटलाइट का मतलब है कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आप बहुत फेमस हैं, आप लाइमलाइट में हैं, स्पॉटलाइट में हैं। और सबसे पहले उन्होंने पैनकेक्स के बारे में हमें बताया। पैनकेक्स क्या है? एक ब्रांड है मेकअप का, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जेमिनी स्टूडियोज में यूज़ होता था, क्योंकि जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस या साइड हीरोज भी होते थे उन सब के फेसेस के ऊपर ये यूज़ किया जाता था शूटिंग से पहले। फर्दर हमें क्या पता चलता है? ही देन टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु हैव टू बेयर टू मेनी लाइट्स ऑन देयर फेस व्हाइल गेटिंग रेडी इन द मेकअप रूम. The makeup department, according to him, used heaps of makeup to turn them into ugly looking creatures. Shockingly, he talks about the office boy of the makeup department whose task is to slap paint onto the faces of players at the time of crowd shooting. तो उन्होंने हमें ये बताया कि जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे इनके चेहरे के ऊपर बहुत ब्राइट लाइट पड़ती थी जब इनको तैयार किया जाता था, और वो उन्हें बहुत तकलीफ देता था। प्लाइट मीन्स आपकी दुख भरी दास्तां। फिर वो कहते हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो क्या करता था, वो बहुत ढेर सारा मेकअप इन एक्टर्स एक्ट्रेसेस के चेहरों पे लगाता था और वो दिखने में भद्दे लगते थे। जब भी आप किसी को देखते हैं, जैसे जो कोई फिल्म स्टार है, जब वो लाइट्स को फेस करता है, जब शूटिंग हो रही होती है तब तो वो नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके बाहर अगर आप उसको देखेंगे मेकअप के साथ तो वो बहुत अगली लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है, बहुत ज़्यादा लेयर्स ऑफ फाउंडेशन लगाई होती हैं। फिर वो कहते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय भी था। वो क्या करता था, जब कोई क्राउड की शूटिंग होती थी तो बहुत सारे लोग होते थे जिनकी शूटिंग करनी है और सभी के चेहरों पे ये लगना है मेकअप, तो वो क्या करता था, वो एक बहुत बड़े बर्तन में जैसे हम पेंट बनाते हैं वैसे घोल लेता था इस पैनकेक को और सबके चेहरों पे तेज तेज फटाफट ऐसे लगाता था जैसे हम पेंट करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं? ही वॉज अ पोएट एंड हैड जॉइंड द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट। ये ही कौन है? अशोका मित्रन। वो एक पोएट थे यानी कि वो राइटर थे, तो उन्होंने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था इस आशा में कि या तो वो एक्टर बन जाएंगे या फिर स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या लिरिसिस्ट। In those days, the author used to work inside a cubicle and had the task of collecting newspaper cuttings, which according to others was insignificant. Thus, office boy would come in time and again to bother him with his complaints. अब उनकी तो ये आशा थी कि उन्हें कहानी का लेखक का रोल मिल जाएगा या फिर पिक्चर डायरेक्शन का रोल मिल जाएगा या फिर गानों को लिखने का रोल मिल जाएगा, लेकिन उन ज़माने में उनका काम क्या था? वो एक छोटे से कमरे में काम करते थे। क्यूबिकल इज़ अ स्मॉल रूम, और वो क्या काम उनका था? उनको न्यूज़पेपर के कटिंग्स काटनी होती थी। ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ के ही काटेंगे, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले बाकी सब लोगों को लगता था कि इनका काम बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जो ऑफिस बॉय था वो बार बार इनके पास आ जाया करता था अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने के लिए, लोगों की कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि ये फ्री बैठे हुए हैं। ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड हिज मिजरी वॉज सुबू। तो यहाँ पर ये ही कौन है? ये वो ऑफिस बॉय है जो कि अलग अलग चीज़ों की कंप्लेंट करने आता था। तो अशोका मित्रन कहते हैं कि ऑफिस बॉय को लगता है कि इसके दुखों का कारण सुबू है। He thought Subbu had an advantage because he was born a Brahmin. और वो कहता था कि ये एक ब्राह्मण है, इसी वजह से ये एडवांटेज पर है, लोग इसको ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं और इसी वजह से ये मुझे तंग करता रहता है। Subbu was a resourceful man whose loyalty made him stand out. He was tailor-made for films and it was difficult to imagine filmmaking without him. He was very welcoming and was known for his hospitality.
अब सुबह जेमिनी स्टूडियोज में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर था और सब मानते थे कि वो एक बहुत फायदे का व्यक्ति है और सबको ये लगता था कि वो फिल्मों में काम करने के लिए ही बना है। और अगर आप ये सोचें कि उसके बिना एक पिक्चर बना दी जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत अच्छा था, बहुत हॉस्पिटेबल था, सबका बड़ा अच्छे से खातिरदारी करता था। Just like many others at the Gemini Studios, he also did poetry. He worked for the story department, which also consisted a lawyer. People generally called him the opposite of a legal practitioner. He was a logical and neutral man amidst a room full of dreamers. तो ये जो जेमिनी स्टूडियोज का पोइट्री डिपार्टमेंट था, वहां पर सुबू भी काम करता था और उस पोइट्री डिपार्टमेंट में एक वकील भी था। सब लोगों को लगता था कि ये वकील एक बहुत ही गलत जगह पर प्रेजेंट है क्योंकि वो पोएट्स के बीच में था और जो पोएट्री का काम होता है वो तो एक ड्रीमर का काम होता है क्योंकि वो तो ख्यालों को बुनकर एक कविता बनाते हैं और जो लॉयर का काम होता है बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल होता है। तो कहते हैं कि वो मिसमैच था इन लोगों के बीच में। Ashoka Mitran then describes how Gemini Studios got a chance to host a group of international performers called the Moral Rearmament Army. तो इस जेमिनी स्टूडियोज में जो चेन्नई में लोकेटेड था वहां पर एक बार मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का एक ग्रुप आया। Though the plots and messages were not complex, their sets and costumes were near to perfection, so much so that for many years Tamil plays displayed sunset and sunrise in a way inherited from जोथम वैली। तो ये जो जोथम वैली है ये उनके प्ले का नाम है जो इन्होंने वहां पर परफॉर्म किया था। तो वो फर्दर कहते हैं कि ये जो प्ले था उसके प्लॉट्स और मैसेजेस तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, सबको कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन इन परफॉर्मर्स ने जो सेट्स बनाए हुए थे और जो कॉस्ट्यूम्स यानी कि जो ड्रेसेस पहनी थी वो इतनी परफेक्ट थी, इतनी अच्छी थी कि काफ़ी सालों तक तमिल में जो भी प्लेज होते थे, चेन्नई में और जगहों पर जो भी प्लेज होते थे वहाँ पर वो सनसेट और सनराइज उसी तरीके से दिखाते थे जिस तरह से उस जोथम वैली प्ले में दिखाया गया था क्योंकि उनके सेट्स इतने यूनिक थे। Then another guest, Stephen Spender, comes to visit Gemini Studios. People had hardly heard of him and they couldn't even connect with him due to linguistic barriers. Linguistic means related to language. आपकी भाषा अलग है इसलिए आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जेमिनी स्टूडियोज में एक और बहुत महान राइटर आए थे एज अ गेस्ट, उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। लोगों को बहुत अच्छे लगे लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं बन पाया क्योंकि उनकी और लोगों के बीच में लैंग्वेज बैरियर था। It was not until a few years later that Ashoka Mitran saw his name on a book and realized who he actually was. बहुत सालों बाद हमारे राइटर ने एक बुक देखी जिसके राइटर स्टीफन स्पेंडर ही थे और तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनके जेमिनी स्टूडियोज में जो विजिटर थे वो ये महान राइटर थे स्टीफन स्पेंडर। इसके साथ ही हमारी ये समरी खत्म होती है। हमने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही फटाफट एक क्विक समरी देखी है पोएट्स एंड पैनकेक्स की, जिससे आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। इन केस आपको पोएट्स एंड पैनकेक्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसका वीडियो देखना है, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एमसीक्यूज देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, या फिर इसके नोट्स चाहिए, सारे कंटेंट के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।